वेलकम। आज हम दुनिया को शेप करने वाली सबसे बड़ी जियोपॉलिटिकल स्टोरीज में से एक को ब्रेक डाउन करेंगे। हम बात कर रहे हैं पुतिन, ट्रंप और एक ऐसे हाई स्टेक्स दांव की जिसने सबको हैरान कर दिया। सोचिए, अलास्का में एक ऐसी हाई स्टेक्स समिट जिसका मकसद था यूक्रेन में चल रहे युद्ध को खत्म करना, लेकिन इसका एंड हुआ एक अजीब से सवाल पर जिसने पूरे इंटरनेट पर आग लगा दी। क्या प्रेसिडेंट ट्रंप आखिरकार असली पुतिन से मिले भी थे? और फिर क्या था? सोशल मीडिया पर कंस्पिरेसी थ्योरीज की जैसे बाढ़ आ गई। लोग फोटोज को एनालाइज कर रहे थे और क्लेम कर रहे थे कि प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ जो आदमी था वो व्लादिमीर पुतिन नहीं बल्कि उनका बॉडी डबल था। एक यूजर ने तो यहां तक लिख दिया, आंखों की पलक बिल्कुल अलग है, जो आज अलास्का में है उसकी पलक झुकी हुई है। लेकिन इन सब ऑनलाइन बातों से हटकर असलियत तो ये थी कि ये समिट बुरी तरह से फेल हो चुकी थी। ना कोई डील हुई और ना ही कोई सीज फायर। तो चलिए इस स्टोरी में थोड़ा और गहराई से चलते हैं और देखते हैं कि दुनिया भर में हो क्या रहा है। देखिए, अलास्का में जो भी हुआ वो अचानक से नहीं हुआ। इसे समझने के लिए हमें व्लादिमीर पुतिन के लॉन्ग गेम को समझना होगा, मतलब रशिया के लिए उनका जो दशकों पुराना विजन है उसको। पिछले 2 दशकों से भी ज्यादा पुतिन की फॉरेन पॉलिसी का एक साफ पैटर्न रहा है। नेटो को पीछे धकेलना और रशिया के इन्फ्लुएंस को फिर से एस्टैब्लिश करना। आप यहाँ टाइमलाइन में देख सकते हैं। 2007 में उनकी म्यूनिख स्पीच से, जहाँ उन्होंने यूएस डोमिनेंस को चैलेंज किया, 2014 में क्राइमिया पर कब्जा किया और फिर 2022 में फुल स्केल इन्वेजन तक, हर कदम कॉन्फ्रंटेशन की तरफ एक सीधी लाइन खींचता है। और उनकी इस पूरी स्ट्रैटेजी के सेंटर में है ये बिलीफ कि यूक्रेन हिस्टोरिकली रशिया का ही हिस्सा है। ये एक ऐसी सोच है जिसका इस्तेमाल उन्होंने अपने मिलिट्री एक्शंस को जस्टिफाई करने के लिए बार बार किया है। जैसा कि उन्होंने खुद कहा, रूसी और यूक्रेनियन एक ही लोग हैं। तो इसी बैकग्राउंड के साथ हम पहुंचते हैं अलास्का समिट पर। शांति की तलाश में खेला गया एक बहुत बड़ा और बहुत रिस्की दांव। दोनों लीडर्स मीटिंग टेबल पर बिल्कुल अलग अलग गोल्स के साथ आए। एक तरफ ट्रंप का साफ मकसद था कि यूक्रेन में वॉर जल्द से जल्द खत्म हो, वहीं दूसरी तरफ पुतिन यूरोप के सिक्योरिटी स्ट्रक्चर को रशिया के फेवर में पूरी तरह से बदलना चाहते थे। और यहाँ पर चीजें सच में इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन इन कंसेशंस पर डिस्कस करने के लिए तैयार था। यूक्रेन के लिए नाटो में एंट्री बंद करना, ये मानना कि यूक्रेन को अपनी जमीन का बड़ा हिस्सा खोना पड़ेगा और रशिया पर लगे सैंक्शंस को हटाना। आप इमेजिन कर सकते हैं कि इन बातों से उनके एलाइज कितने परेशान हुए होंगे। इतना सब कुछ ऑफर पर था, लेकिन पुतिन ने बदले में क्या दिया? कुछ भी नहीं, एक भी कंसेशन नहीं। और इसका नतीजा, बातचीत पूरी तरह से कोलैप्स हो गई बिना किसी अग्रीमेंट के। जैसे ही समिट फेल होने की खबर आई, पूरी दुनिया में इसके झटके महसूस किए गए और एक नए सिरे से अनसर्टेनिटी का माहौल बन गया। काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस के एनालिसिस के हिसाब से पुतिन को लगता है कि वक्त उनके साथ है। उन्हें पूरा भरोसा है कि वो जीत रहे हैं, चाहे वो बैटलफील्ड हो या पॉलिटिकल अरीना, और हवा अब उनके रशिया की दिशा में बह रही है। इससे एक नया डर पैदा हुआ है, एक बायलैटरल डील का डर। इसका मतलब क्या है? आसान भाषा में इसका मतलब है कि यूएस और रशिया अपने एलाइज, खास करके यूक्रेन और यूरोप को साइड में करके आपस में ही कोई डायरेक्ट डील कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि दुनिया अब एक डबल एज्ड स्वॉर्ड पर खड़ी है। एक तरफ यूरोप में एक ऐसी जंग जिसका कोई अंत नहीं दिख रहा, और दूसरी तरफ एक ऐसी यूएस रशिया डील का खतरा जो बाकी पार्टनर्स को अलग थलग कर दे। दोनों ही सिचुएशंस में नेटो के अंदर ट्रस्ट कमजोर होता है और ग्लोबल इंस्टेबिलिटी बढ़ती है। लेकिन हजारों किलोमीटर दूर हुई इस समिट का इंडिया से क्या लेना देना? इसका असर आपकी सोच से कहीं ज्यादा गहरा है। ये नंबर 25%, यही वो नंबर है जो न्यू दिल्ली पर बन रहे प्रेशर की पूरी कहानी बताता है। अमेरिका की तरफ से इंडिया पर रशिया से तेल खरीदने के लिए 25% का सेकेंडरी टैरिफ लग सकता है। तो ये सेकेंडरी टैरिफ आखिर है क्या चीज? सिंपल शब्दों में, ये एक पेनल्टी है जो अमेरिका किसी तीसरे देश जैसे इंडिया पर इसलिए लगा सकता है क्योंकि वो उस देश से बिजनेस कर रहा है जिस पर वॉशिंगटन ने सैंक्शंस लगाए हैं, जैसे कि रशिया। नेचुरली न्यू दिल्ली ने इसका जोर शोर से विरोध किया है और यूएस पॉलिसी को अनजस्टिफाइड एंड अनरीजनेबल, यानी बेबुनियाद और गलत बताया है। इंडिया का कहना है कि उसने रशियन ऑयल खरीदना तब बढ़ाया जब उसकी ट्रेडिशनल सप्लाई को यूरोप की तरफ डाइवर्ट कर दिया गया था। और ये चार्ट इंडिया की पोजीशन को बिल्कुल साफ कर देता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, रशियन क्रूड ऑयल इंडिया के टोटल इंपोर्ट का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। एक मेजर एनर्जी इंपोर्टर होने के नाते इंडिया वहां से तेल खरीदता है जहां से उसे बेस्ट डील मिलती है।
और पिछले कुछ समय से वो देश रशिया ही रहा है। तो चलिए पूरी कहानी को जल्दी से रिकैप करते हैं। एक फेल हुई समिट ने अजीबोगरीब थ्योरीज को जन्म दिया, रशिया का हौसला बढ़ाया और इंडिया के लिए नए इकोनॉमिक रिस्क्स खड़े कर दिए। पुतिन को लगता है कि वो जीत रहे हैं और अब सबसे बड़ा डर ये है कि एक डायरेक्ट यूएस रशिया डील बाकी सभी अलाइज को किनारे कर सकती है। तो जब दुनिया इन दो लीडर्स के इस अनप्रेडिक्टेबल रिश्ते को देख रही है, सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है, उनका अगला कदम क्या होगा? क्या वो शांति लाएंगे या फिर दुनिया को एक और बड़े संघर्ष की तरफ ढकेल देंगे?